नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश चौधरी और आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। तो हमारे जो कंट्री है वो अलग अलग तरीके से डिवाइड है। अगर हम धर्म की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके बाद भी डिवीज़न है कास्ट के हिसाब से। इस बड़े डिवीज़न के बाद हम अगर टेरिटरीज़ की बात करें, भाषा की बात करें तो पंजाबी, तमिल, मराठी, हरियाणवी, पहाड़ी, इस तरह से अलग अलग डिवीज़न है। इन दोनों डिवीज़न के बाद अगर कुछ लोग रह जाते हैं डिवाइड हुए बिना, तो वो पॉलिटिकली डिवाइड हो जाते हैं कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, या मैं अखिलेश यादव की पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मायावती की पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। तो पूरा देश डिवाइडेड है। एंड में जाके 1% लोग जो इस इतनी लेयर्स ऑफ डिवीजन से बच जाते हैं, वो भी फाइनली डिवाइड हो जाते हैं, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग। हालांकि आप लोगों को राइट विंग और लेफ्ट विंग क्या है ये पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ सेकंड्स में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट विंग मतलब एक तरह से राष्ट्रवादी, जो अपने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखते हैं। इसके अलावा वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं। इनका मेन मकसद है अपने कल्चर को सेव करना। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि गीता, महाभारत, रामायण ये सब कहानियाँ हैं, इनका कोई आधार नहीं है, हिंदू कल्चर बिल्कुल ख़राब है। तो ये जो राइट विंग के लोग हैं ये अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं। अभी लेफ्ट विंग क्या है? लेफ्ट विंग वो लोग हैं जो कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ज़्यादा बोलते हैं कि कल्चर डिवाइड करता है, कल्चर को फॉलो मत करो। ये आपको हमेशा इक्वालिटी की बात करते हुए दिखाई देंगे। इक्वालिटी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सिर्फ बात करते दिखाई देंगे। इनका कोई मकसद नहीं है इक्वालिटी को पूरी तरह से स्थापित करना। इनकी एक प्रॉब्लम है, ये एलियंस की तरह है। इनका मानना ये है कि ये जो बोलते हैं वो सच है, ये जो सोचते हैं वो सही है, और ये ही लोग समझदार हैं। इनके अलावा पूरा देश मूर्ख और बेवकूफ़ों से भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ या महाभारत पढ़ता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू लेफ्टिस्ट मैं एक अनपढ़ और गंवार हूँ। वहीं अगर मैं एक इंग्लिश नॉवल पढ़ता हूँ किसी अच्छे ऑथर की, तो फिर मैं एक समझदार इंसान हूँ। अगर मैं अपने कल्चर के लिए बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई हिंदू कल्चर, तो मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना चाह रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम को किसी ने डिवाइड किया है तो यही लेफ्टिस्ट लोग हैं। ये ज़बरदस्ती आपके दिमाग में ये भरते हैं कि आप माइनॉरिटीज़ हो, आपके साथ गलत हो रहा है, आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठानी चाहिए, हर चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, जो भी चीज़ गलत हो। ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ तो हिंदू के साथ आवाज़ उठाऊंगा, मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम के साथ आवाज़ उठाऊंगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले की बात है, दिल्ली में एंटी-सीए प्रोटेस्ट हो रही थी। तो जितने भी लेफ्टिस्ट थे वो दिल्ली में जमा हो गए। उन्होंने आज़ादी के नारे लगाए, उन्होंने संविधान को बचाने की बात की, हिंदुस्तान की अखंडता को बचाने की बात की। लेकिन इस सब प्रोसेस में हुआ क्या? मुझे लगता है इस सब प्रोसेस में फिर से और ज़्यादा गहराई आ गई हिंदू मुस्लिम के बीच, और ज़्यादा डिवीजन हो गया। हुआ कि नहीं? और इस डिवीजन की वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो गए। हुए नहीं हुए? अगर ये लेफ्टिस्ट लोग दिल्ली में नहीं होते तो मैं 100% श्योर था कि दिल्ली में दंगे भी नहीं होते। ये लोग आके आइडियाज देते हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट मत करो, वहाँ जाओ, वहाँ प्रोटेस्ट करोगे तो पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी, आप ये करो, आप वो करो। ये बेसिकली आग में घी डालने का काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिवीजन अगर इंडिया में किसी ने करा है तो लेफ्टिस्ट लोगों ने करा है। तो हमारा जो लेफ्ट ग्रुप है इसमें क्वीन है, एक बाबी डॉल। जैसे हमारे बॉलीवुड में क्वीन है कंगना रनावत, यहाँ भी एक क्वीन है जिसका नाम है बरखा दत्त। बहुत से लोग इन्हें बार्किंग डॉग भी कहते हैं, भौंकने वाला कुत्ता। मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं। तो वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं शायद मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि लोग इनसे क्यों इतना ज़्यादा घृणा करते हैं, क्यों इन्हें इतना ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कोई बुरा भला बोल रहा है तो आप सच बोल रहे हैं इसलिए लोग आपके अगेंस्ट है, नहीं। कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, या कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है कि लोग आपसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं। तो क्या ये बरखा दत्त सही है या गलत, ये आपको वीडियो के एंड में खुद डिसाइड करना होगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो बरखा दत्त कौन है? बरखा दत्त एक राइटर है, एक ऑथर है, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है। पिछले 2 दशकों से ये जर्नलिज्म के फील्ड में है। तो इनकी जो शुरुआत है वो बेसिकली, जो बरखा दत्त का नाम जो बनना शुरू हुआ वो 1990 से स्टार्ट हुआ। तो 1990 में ऐसा क्या होता है? 1990 में इंडिया का सबसे बड़ा एक्सोडस होता है कश्मीरी पंडित का। जितने भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहते थे, लगभग 6 से 7-8 लाख लोग विद इन 30 डेज कश्मीर छोड़ के चले जाते।
आप ये सोचिए, फॉर एग्जाम्पल आप इस समय दिल्ली में रह रहे हैं, आपके वहाँ गाड़ी है, आपका वहाँ मकान है, वहाँ पे आपकी शॉप है, सब कुछ सेट है। अगर आपसे कोई कहे कि सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाओ, आप चले जाओगे? बिल्कुल नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा, बहुत बड़ा कारण, जिसकी वजह से आप वहाँ से जाएंगे, राइट? तो कश्मीर में क्या होता है कि कुछ घुसपैठिया कश्मीर के अंदर आते हैं, जिनके पास बंदूक होती है, राइफल होती है, बेसिकली आतंकवादी आते हैं, सिंपल भाषा में बोलो तो। और हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इस चीज़ की रिपोर्ट उस समय के चीफ मिनिस्टर को देती है, जो कि थे फारूक अब्दुल्ला। लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वो अपना डांस करने में व्यस्त थे। उस समय एक डांस का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था कश्मीर के अंदर, और फारूक अब्दुल्ला जी वहाँ डांस में बिजी थे। तो कश्मीर के कुछ लोकल मुस्लिम्स, कश्मीर का एक ग्रुप JKLF, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, तो ये सभी लोग एक मुहिम चलाते हैं कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालना है। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों की जगह है, मतलब मुस्लिमों की जगह है। तो कश्मीर का जो मुस्लिम था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक जो इन सभी लोगों के साथ था, इन सभी लोगों के साथ कश्मीरी हिंदू को, कश्मीरी पंडितों को मारने में इनकी हेल्प कर रहा था। दूसरा जो खामोश था, हेल्प किसी ने नहीं करी, मतलब कश्मीरी पंडितों के साथ कोई नहीं खड़ा था। अगर खड़े होते तो यार कश्मीरी पंडित भागते क्यों? तो ये दूसरा जो वर्ग है वो चुप था। इसके चुप रहने के भी दो कारण थे। एक तो कुछ लोग डरे हुए थे इसलिए चुप थे, और कुछ लोग ये सोच रहे थे यार हमारे ऊपर थोड़ी ना ये सब हो रहा, हम तो खुद मुस्लिम हैं, तो हमें तो कोई नहीं भगा रहा, जिसे जो भगा रहा है भगाने दो, हमें क्या करना। तो ये जो मैसेकेर था, इसकी बहुत सारी डिटेल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पर्सनली किसी कश्मीरी पंडित से मिले और उनके मुंह से सुने कि एक्चुअल में क्या हुआ था, तब आपको पता चलेगा सच क्या था। 2018 में मैं एक कश्मीरी पंडित से मिला दिल्ली के अंदर, और उनसे जो मेरे एक्सपीरियंस थे वही मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो मारकाट शुरू हो गई, लेकिन इस मारकाट से कश्मीरी पंडित डरे नहीं, क्योंकि वो सोचते थे कि यार हम तो 6-7-8 लाख लोग हैं, हमें कौन भगा देगा यहाँ से। तो शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, लेकिन कोई डर नहीं रहा था। तो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जो लोकल मुस्लिम थे और ये जो आतंकवादी थे, इन सभी लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि भाई हमें सिर्फ मारना नहीं है, हमें बर्बरता के साथ मारना है, हमें लोगों में डर पैदा करना है। अगर हम किसी को गोली मार देते हैं तो सिर्फ नॉर्मली वो मर जाएगा, लेकिन अगर हम किसी को बहुत गंदी और दर्दनाक मौत देते हैं तो वो जो मौत है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आग की तरह फैलेगी, और जो सुनेगा उसकी रूह कांप जाएगी, उसे भागने को मजबूर होना पड़ेगा। कोई भी ऐसी बुरी मौत नहीं मरना चाहता। ठीक है, आप गोली मार दो, आदमी मर जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं मार रहे थे। वो लोगों को छोटे छोटे पीसेस में काट रहे थे, वो तेल डाल के लोगों को जला रहे थे, वो जो आरी होती है ना जिसपे लकड़ी कटती है, उस पर रख के लोगों को काट रहे थे, जिससे डर पैदा हुआ, और इसी डर के कारण कश्मीरी पंडित भागा। तो इस पूरे की पूरी मुहिम के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को मारा गया, जितनी भी महिलाएं थी उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अमानवीय व्यवहार हुआ। उसमें से सबसे ज़्यादा जो उस समय पे फेमस तो नहीं कहूँगा मैं कहूँगा जो ज़्यादा वायरल हुआ, वो एक नर्स का इंसिडेंट हुआ कि एक नर्स वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में काम करती थी। वो जब काम से लौट के आ रही थी तो JKLF ये जो ग्रुप था, तो इस ग्रुप के कुछ लोगों ने उस नर्स का गैंग रेप किया खुलेआम, सरेआम, और वहीं उनको मारा, जिसकी वजह से एकदम ये जो खबर थी फैलनी शुरू हो गई। तो जितनी भी औरतें थी, महिलाएं थी, वो डरना शुरू हो गई, यार हम इतनी बदतर मौत नहीं मरना चाहते। छोटी छोटी लड़कियां 14-14, 15-15 साल की, बहुत सी लड़कियों के साथ रेप हुआ और बहुत ही अमानवीय तरीके से उन्हें मारा गया। कुछ लोगों को ऐसे काट दिया गया, आरी के ऊपर जो लकड़ी काटने वाली आरी की मशीन होती है उसके 2 हिस्से कर दिए गए, लोगों को जलाया गया, सड़कों पे आराम से सर काटा गया, उसके बाद उसके चारों तरफ घूम घूम के डांस किया गया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, फिर उनके ऊपर तेल छिड़का। तो इस डर की वजह से कश्मीरी पंडित भागा। तो इस पूरी मुहिम में कुछ नारे भी लगाए गए, मैं आपको नारे सुनाता हूँ। क्या नारे थे, मैंने सेव किए हुए। जालिमों ओ काफिरों कश्मीर हमारा छोड़ दो, कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा, ला शर्किया ला गर्बिया इस्लामिया इस्लामिया, मतलब ईस्ट और वेस्ट, इस्लाम इज द बेस्ट। काफिरों भागो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस्लाम हमारा मकसद है, कुरान हमारा दस्तूर है, जिहाद हमारा रास्ता है। पाकिस्तान से क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल में रखो अल्लाह का खौफ, हाथ में रखो कलशनकोफ। कलशनकोफ एक राइफल का नाम है जो रशिया से बिलोंग करती है, रशिया की एक राइफल है, उसको बोलते हैं।
यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। तो इस तरह के स्लोगन्स पूरे के पूरे कश्मीर में सुबह शाम लोग बोलते बोलते सड़कों पे घूम रहे थे। बाकायदा मस्जिदों से ऐलान हुआ। ऐलान क्या हुआ कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस्लाम एक्सेप्ट करो और मुस्लिम बन जाओ और यहाँ रहो, या फिर अभी के अभी कश्मीर को छोड़ के चले जाओ, लेकिन तुम्हारे घर की औरतें, बीवी, बेटी, माँ जो भी है वो यहीं रहेंगी। तो वो यहीं क्यों रहेंगी ये आप समझदार हो, आप सोच सकते हो। तो इतनी मारकाट हुई और फारूक अब्दुल्ला कुछ नहीं कर रहे थे, वो बैठे हुए थे। वो उनके रोज स्टेटमेंट आ रहे थे न्यूज़पेपर में, हम कर रहे हैं, हम कश्मीरी पंडितों को रोकेंगे, ये हमारे भाई हैं। जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, भाई लेफ्टिस्ट ये थोड़ा ना आज के टाइम में, उस समय भी लेफ्टिस्ट होंगे। मुझे समझ नहीं आता कि वो लेफ्टिस्ट कहाँ थे। अब जैसे एंटी सीए की प्रोटेस्ट में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, क्या उस समय प्रोटेस्ट नहीं की गई इन लोगों पे, या फिर कोई नेशनल मूवमेंट नहीं चलाया? कहाँ थे ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, वो भाईचारा कहाँ चला गया था? और मैं तो बीजेपी से भी सवाल करता हूँ, मैं आरएसएस से भी पूछता हूँ, भाई कहाँ थे तुम लोग? और आज भी कश्मीरी पंडित दिल्ली की सड़कों पे चाय बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं। वो लोग जिनके घर थे, दुकानें थी, जिनके खेती भी थी, बहुत कुछ था यार, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। 7 लाख लोग कहाँ गए होंगे? इमेजिन कीजिए, अभी एक काला आदमी यूएसए में मर जाता है, पूरा बॉलीवुड, पूरा इंडिया ब्लैक लाइफ मैटर, ब्लैक लाइफ मैटर। इतना ही नहीं, पॉलिटिशियंस ने तो इसमें भी पॉलिटिक्स ऐड कर दी। जो लेफ्टिस्ट लोग थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उसने क्या करा, ब्लैक लाइफ मैटर, दलित लाइफ मैटर, मुस्लिम लाइफ मैटर। मतलब इंडिया के अंदर कुछ भी करके हिंदू मुस्लिम को एक नहीं होने देना, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना ही करना है। इसमें भी दलित लाइफ और मुस्लिम लाइफ घुसाई दी उन लोगों ने। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये नहीं है कि मैं मुस्लिमों को बदनाम करूं, मेरा मकसद ये है कि उस समय भाईचारा क्यों नहीं दिखाया गया। इतना बड़ा एक कांड हो गया, 7 लाख लोग बहुत ज़्यादा होते हैं यार। इस समय इंडिया के अंदर कहीं 70 लोग को भी कहीं से निकाल दिया जाए तो पूरे न्यूज़ चैनल पे बवाल मच जाएगा। पूरे देश में जितने भी लेफ्टिस्ट हैं वो सड़कों पर उतर जाएंगे, हमें आज़ादी दो, संविधान को बचाओ, देश की अखंडता को बचाओ। उस समय संविधान, देश की अखंडता कहाँ थी यार? आज भी कश्मीरी पंडित इस उम्मीद में है कि काश कभी हमें इंसाफ मिले। तो इतना बड़ा ये कांड हुआ और आपको जान के हैरानी होगी कि बरखा दत्त की रिपोर्टिंग क्या थी। मैं छोटी सी क्लिप यहाँ ऐड कर रहा हूँ, आप उसको देखिए। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent. तो ये जो बार्किंग दत्त है, ये क्या बोलती है पता है? कश्मीरी पंडित की लाइफ जो थी एलाइट लाइफस्टाइल था, मतलब वो अमीर लोग थे, उनके पास अच्छा लाइफस्टाइल था, पैसे थे, घर था, बड़ी बड़ी नौकरियां थी कश्मीर के अंदर। बेसिकली ये एलाइट लोग थे। और दूसरी तरफ माइनॉरिटी थी, मुस्लिम्स थे, ना पैसा था, ना नौकरियां थी, ना इज्जत थी और ना संसाधन इन्हें मिल पाते थे। तो एक दिन ये माइनॉरिटी गुस्से में इस मेजॉरिटी को निकाल देती है कश्मीर से। वो इस पूरी चीज़ को इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का नाम देते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब अमीरी गरीबी, कि अमीर गरीब की वजह से ये सब हुआ। तो भाई ये जो नारे लगाए जा रहे थे, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मस्जिद जैसी पवित्र जगह पे कुछ लुटेरे आतंकवादी घुसपैठियाँ घुस जाते हैं, ये कहा गया लोगों द्वारा। वहाँ के लोग कहते थे कि वो सभी लोग घुस गए थे और वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, हम कुछ नहीं कर पाए। आज आप ये कहते हो मुसलमान किसी से नहीं डरता, मुसलमान गला काट सकता है, गला कटवा सकता है। तो उस समय भी कश्मीर का जो मुसलमान था उसने हिंदुओं के लिए गले क्यों नहीं कटवाए? वो क्यों नहीं खड़े हो गए कि हम इन्हें नहीं जाने देंगे, कभी हमारे भाई हैं? ऐसा नहीं हुआ। मुसलमान चुप था क्योंकि उसको पता था कि भाई हमारे पड़ोस में जो हिंदू रहता है, जब यहाँ से भागेगा तो ये घर हमारा हो जाएगा, इसकी जो गाड़ी खड़ी है वो गाड़ी हमारी हो जाएगी, इसकी दुकान है मार्केट में वो हमारी हो जाएगी। ठीक है, लालच था ना, ऑब्वियसली लालच था। मस्जिदों से आवाज़ लगाई गई कि आप अपनी घर की औरतों को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। और बरखा दत्त जी कह रही है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो मैं इस माइंडसेट को मैं क्या बोलूँ, तो मैं इसे कहूँगा प्रोपेगेंडा। जितने भी इंटरव्यू इनके हैं पिछले 8-10 साल के, हर जगह इनका सिर्फ एक काम होता है, डिफेम द इंडियन कल्चर, बेसिकली हिंदू कल्चर। कहीं भी ये बात करती है सिर्फ एक ही बात करती है। हमारे देश में देखो करोड़ों मंदिर हैं, वहाँ करोड़ों मंदिरों में करोड़ों महिलाएं जा सकती हैं,
कहीं भी किसी को रोक नहीं है कि मेरी बहन या किसी की भी बहन बेटी जा सकती है, बल्कि बहुत से मंदिरों में तो मुस्लिम भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक मंदिर ऐसा है जहां महिलाओं का जाना वर्जित है। और ये जो अफवाह फैल रही है ना कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड जो आता है उस समय नहीं जाते, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ लड़कियों का जाना मना है किसी कारण की वजह से, उसके ऊपर मैं कभी फिर वीडियो बना दूंगा। सिर्फ एक मंदिर है ऐसा पूरे देश में। तो बरखा दत्त कम से कम 50 अलग अलग जगह पे 50 अलग अलग इवेंट पे एक ही बात उठाती है, व्हाई वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन द टेम्पल, दिस इज इनइक्वालिटी, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को हक नहीं मिल रहा। कमाल है यार, मतलब देश में करोड़ों मंदिर हैं, पूरे देश में आप मंदिर में जाके सो जाओ भाई, उस मंदिर में ना जाने के पीछे कोई कारण है, लेकिन नहीं, वो प्रोपागेंडा की मैंने बात की ना, सिर्फ एक प्रोपागेंडा पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर देश में किसी ने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करा है ना, तो वो लेफ्टिस्टों ने करा है। इस चीज को आपको समझना होगा। हमारे देश को बर्बादी दो तरह के लोग कर रहे हैं, एक तो पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग ऑल पार्टीज, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। तो बरखा दत्त के ऊपर बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो भी पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें भी आपको बताऊंगा कि बरखा दत्त की रियलिटी क्या है। उस वीडियो को भी आप देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।